संभल में सर्वे हो रहा है, खुदाई चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब शामली में मनहार किले पर विवाद बढ़ गया है। राजपूत समाज के लोग मनहार किले की खुदाई को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका दावा है कि यह किला उनके पूर्वजों का था, जिसको तोड़कर मुगल शासकों ने कब्जा किया था। आज भी उनके पूर्वजों के अवशेष उस किले में है। हालांकि यह किला उस वक्त आरएलडी विधायक अशरफ अली के पास था। उनका कहना है कि यह किला उनकी विरासत की देन है, लेकिन हिंदू समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल में जारी सत्य सनातन की खोज के बीच अब शामली के मनहार किला को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ये किला शामली जिले के जलालाबाद के मनहार खेड़ा में है। राजपूत समाज इस किले की खुदाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका दावा है कि किले के अंदर उनके 1444 पूर्वजों की अस्थियां दबी हुई हैं। उनका दावा है कि उस समय रानियों और बच्चियों ने जिस कुएं में जल जौहर किया था, वो कुआं भी इसी किले के अंदर है। उनकी मांग है कि इस किले का सर्वे पुरातत्व विभाग से करवाई जाए और खुदाई कर इस किले को ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया जाए। मामला ये है, यह कस्बा प्राचीन है, महाभारत कालीन है, जिसका क्रूर जलाल खान ने कब्जा करके इसका नाम जलालाबाद कर दिया। इसका वास्तविक नाम मनारखेड़ा है। हम चाहते हैं इसका नाम मनारखेड़ा ही किया जाए। जो प्राचीन कुएं हैं जिनमें रानियों ने कूद के जल जौहर किया, उनको खुदाई हो। जहाँ टिल्लों में हमारे पूर्वजों को 1444 हिंदुओं काट कर दाब दिया गया जलाल खान द्वारा, उन टिल्लों खुदाई हो और इसे जो है इसकी वास्तविक पहचान दिलाई जाए। अच्छा, ये कहाँ पर है, किसका है? ये जिला शामली में कस्बा जलालाबाद में है और ये हिंदू राजाओं का किला है, जिस पर जलाल खान ने हिंदुओं की हत्या करके यहाँ कब्जा किया। तो अब किस पर है ये? क्या उसमें स्थानीय लोग रहते हैं, कोई विधायक जी हैं उसमें रहते हैं, उनके अलावा और भी लोग उसमें रहते हैं। दरअसल ये लोग कई सालों से इस किले की खुदाई की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इस किले पर थाना भवन से आरएलडी विधायक अशरफ अली ने कब्जा कर रखा है। लोगों का कहना है कि अगर 2 महीने के अंदर इस किले को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो प्रदर्शन और तेज होगा। हमने मांग की थी, मैं पिछले साल भी ज्ञापन दिया था और हमने पुरातत्व विभाग को भी शिकायत की इसकी, माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायत की, सब प्रमाण लगा कर दिए हैं। पुरातत्व विभाग ने संज्ञान लिया है। उन्होंने किले के और जो किला संबंधित जो विरासत है उसके रिकॉर्ड्स यहाँ से मंगाए हैं। बताया गया है कि एसडीएम साहब ने वो रिकॉर्ड वहाँ भेज दिए गए हैं और अगर इसमें जल्द ही 1-2 महीने के अंदर कुछ कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम हिंदू महापंचायत करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना भी हो सकता है। हालांकि जिस किले को लेकर राजपूत समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और विधायक पर आरोप लगा रहे हैं, उस किले को विधायक अशरफ अली खान पारिवारिक विरासत बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये संपत्ति उनके पूर्वजों की देन है, जिसके तमाम कागजात और सबूत उनके पास है। देखें, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा पुश्तैनी आवास है और हमारे पास कोई, मैं भी आप लोगों से ही सुन रहा हूँ, अखबारों में पढ़ रहा हूँ, मुझे भी देख के बड़ा आश्चर्य होता है। ये हमारे बड़ों की दी हुई प्रॉपर्टी है, उसके हमारे पास सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं। हमें कोई नोटिस जो है प्रशासन की तरफ से या कोई किसी विभाग की तरफ से नहीं है। अगर वो हमसे जब कोई नोटिस देंगे तो हम उसका जो है जवाब देंगे। ऐसा नहीं है, इस तरह की बातें मैं सुन रहा हूँ। हालांकि हिंदू संगठन के लोग इसको मनहार खेड़ा किला बता रहे हैं। एसडीएम शामली को ज्ञापन देकर पुरातन विभाग से किले की खुदाई और वहां पर मौजूद कुएं की खुदाई की मांग की गई है। फिलहाल प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल में वक्फ के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। डीएम ने फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। 1929 में बने वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया। 4 किलोमीटर इलाके का वक्फनामा किया गया था। पुलिस चौकी की जमीन का दावेदार नहीं मिला है और मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज होगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस जमीन पर पुलिस चौकी बन रही थी, दावा किया जा रहा था कि वो वक्फ की जमीन है, लेकिन अब जो जांच पड़ताल की गई है उसमें पता चला है कि उस जमीन का कोई भी दावेदार नहीं है। फिलहाल पुलिस ने कहा है कि मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संभल में हुई हिंसा के बाद में पुलिस चौकी बनाने का फैसला लिया गया था प्रशासन की तरफ से। वहीं मुस्लिम पक्ष का यह दावा था कि वो जमीन वक्फ की है और
पुलिस चौकी न बनाने की मांग भी की गई थी, जिसके बाद में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और जांच में ये सामने आया कि वक्फनामा नहीं है और सिर्फ 4 किलोमीटर का ही वक्फनामा मिला है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, जो दावा किया जा रहा था वो दावा पूरी तरह से झूठ साबित हुआ है, कोई भी दावेदार नहीं मिला है। फिलहाल अब क्या कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है? देखिए, हम ये आपको बता दें, दरअसल में संभल के जामा मस्जिद इलाके में पुलिस चौकी का निर्माण शुरू हुआ था, जिसको लेकर स्थानीय कुछ लोग यहाँ जमीन को वक्फ होने का दावा कर रहे थे। वही पूरे मामले में इस दौरान प्रशासन को एक कागज मिला है जिसमें 20 बिंदुओं में तमाम सारे वक्त दिखाए गए हैं। संभल शहर इलाके के करीब 4 किलोमीटर बिछौली गांव से लेकर शेरखां सराय तक सारी संपत्ति को का वक्फनामा दिखा दिया गया है, जिसमें अब्दुल समद नाम के किसी शख्स ने 1929 में ये वक्फ किया था। इस हिसाब से तो पूरा शहर की सारी बिल्डिंगे, सरकारी दफ्तर सारे वक्फ हो गए। तो वहीं इस अब्दुल समद ने उस वक्फनामे में अपनी संपत्ति को नहीं दिखाया, मगर ये वक्फनामा भी पूरा नहीं है। इसमें रजिस्टर्ड कोई बैनामा नहीं किया गया है। एक 50 रुपए के स्टाम्प पर इसको वक्फ को लिखा गया है। तो इसके बाद में जिला प्रशासन ने असल में इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई थी, जिसमें एसडीएम, सीओ और यहाँ के नगर पालिका के ईओ थे। कमेटी ने अपनी जांच में इसको पूरे मामले को फर्जीवाड़ा बताया है। वहीं डीएम ने सारे मामले का खुलासा किया है। एसपी ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही है। शुरू में एक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी, इसके बाद में जहां उसका वक्फ का वायलेंस हुआ है उस सब में भी केस दर्ज किए जाएंगे। तो इसका मतलब संभल में वक्फ के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ, बड़ा खेल हुआ है, बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसका आज यहाँ पर डीएम ने खुलासा किया है। जी, तो बिल्कुल एक बड़ा खुलासा कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। लेकिन सुनील, जो पक्ष ये दावा कर रहा था, अब उनका क्या रिएक्शन सामने आया है जब पूरी जांच पड़ताल में सच सामने आ गया है? तो देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर पीसी में डीएम ने पुलिस चौकी के बारे में बताया कि यहाँ पे इसका कोई वास्तविक स्वामी नहीं आया है। लोग दावे कर रहे थे कि वक्फ की जमीन है, जब वक्फी अवैध है, वक्फी गैर कानूनी है, वक्फ अनरजिस्टर्ड है, ऐसी स्थिति में कोई यहाँ पर वक्फ नहीं हुआ है। और ये जमीन जो है प्रशासन के अनुसार नगर पालिका की संपत्ति है, नगर पालिका की आबादी में है, जहाँ पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका। संभल हिंसा में जिस जमीन को लेकर सियासत हो रही थी, वक्फ का जमीन होने का दावा किया जा रहा था। ओवैसी सवाल उठा रहे थे, उस पुलिस चौकी की जमीन का कोई भी दावेदार नहीं मिला है। संभल के डीएम ने फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए कहा कि 1929 में बने वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। फिलहाल जारी सियासत के बीच में संभल से सबसे ताजा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि क्या वहां पर हलचल इस वक्त बनी हुई है। संभल में मस्जिद मंदिर विवाद के बीच जारी खुदाई का काम लगातार चल रहा है। जैसे जैसे खुदाई हो रही है, वहां सनातन के नए नए सबूत सामने आ रहे हैं। महमूद खान सराय में एक और कुआं मिला है। दावा है कि ये कुआं चामुंडा मंदिर का है, जो काफी समय से बंद था। प्रशासन ने अब इसकी खुदाई शुरू कर दी है। ये कुआं करीब 150 साल पुरानी बताई जा रही है। इधर संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने बनाई जा रही पुलिस चौकी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पुलिस चौकी की पहली मंजिल की छत डाल दी गई है। सत्यव्रत चौकी के नाम से होर्डिंग भी तैयार है। इस समय रात के 10 बजे हैं और 10 बजे के बाद यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाई देंगी शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने जिस हाईटेक पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ पर 5वें दिन में छत पड़ रही है। ये बड़ी यहाँ पर कामयाबी कही जाएगी पुलिस की, क्योंकि जल्द से जल्द आसपास के लोगों को सुरक्षा देने के लिए जो पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है, वहाँ पर रात को छत डाली जा रही है, जिसके लिए मजदूरों को यहाँ पर श्रमजीवी जो यहाँ पर लगाए गए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे लगातार युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है। जिस जमीन पर चौकी बन रही है उसको वक्फ बोर्ड की जमीन बताई जा रही थी। अब डीएम का कहना है कि 30 दिसंबर को डेलीगेशन के जरिए 20 संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। दस्तावेजों की जांच के लिए एसडीएम और सीओ की जांच समिति बनाई गई थी। जांच रिपोर्ट आ चुकी है। वक्फ के संपत्ति खुर्द-बुर्द होने की जांच हो रही है। देखिए, जो वक्फ कानून है 1995 वो स्पष्ट कहता है कि एक बार वक्फ होने के बाद उसकी खुर्द-बुर्द या विक्रय नहीं किया जा सकता। ऐसा हमारे संज्ञान में भी आया है कुछ प्रॉपर्टीज़ का, और उनकी हम जांच भी कर रहे हैं।
पहले चौकी निर्माण पर सवाल तो अब ओवैसी ने कहा है कि पहले काशी, अब संभल और आगे इन लोगों की नजर मथुरा ईदगाह मस्जिद पर है। उन्होंने कहा कि काशी में मस्जिद का एक हिस्सा खो दिया, मथुरा की ईदगाह भी खतरे में है, जिसका मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने समर्थन किया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बातें कही हैं ज्ञानवापी मस्जिद बनारस और ईदगाह मस्जिद मथुरा, जामा मस्जिद संभल के ताल्लुक से मैं उसका समर्थन करता हूं। दरअसल संभल पर सियासत कई दिनों से चल रही है। अब पुलिस चौकी निर्माण पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पुलिस चौकी निर्माण को सपा सांसद ने भी सही करार दिया है। वहीं बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने ओवैसी पर निशाना साधा है। आज के दिन में जब इस्लाम धर्म में लिख दिया गया कि इबादत जगह पर, विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, तो जितनी विवादित जगह है उन्हें छोड़ देना चाहिए, हराना चाहिए। और विपक्ष के लोग एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए बयानबाजी करते हैं। हमारे लोग चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है मुसलमान का भी बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पढ़ लिख कर आगे बढ़े। ये लोग चाहते हैं कि वह धार्मिक रूप से पढ़ कर खाली उन्मादी। तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए यदि सरकार पुलिस चौकी बनाती है तो इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए। वहीं ओवैसी के बयान पर साधु संतों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि ओवैसी समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। इसमें ओवैसी के दखलंदाजी देना ठीक नहीं है। ओवैसी तो कहता है कि पूरा देश ही वक्फ बोर्ड का है, क्या पूरा देश ही वक्फ बोर्ड को दे दिया जाएगा? इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है। वहाँ जो जमीन है वो कल्कि भगवान की जमीन है, और कल्कि भगवान की जमीन पर यदि कल्कि के भक्तों की रक्षा के लिए पुलिस चौकी बनाई जाती है तो कोई गलत नहीं है। पहले तो हमें कहना चाहेंगे असदुद्दीन ओवैसी को कि वो जो भी बोलते हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विष उगलने का प्रयास करते हैं समाज में। मुसलमान ही एक ऐसा धर्म है जो हर जगह हिंदुओं के, सनातन धर्मावलंबियों के मंदिरों को, मठों को कब्जा करके उसके ऊपर अपना वो बनाया हुआ है। फिलहाल संभल में प्रशासन अपना काम कर रहा है, खुदाई चल रही है। जिस रफ्तार में सनातन सबूत निकल रहे हैं, उसी के पैरेलल सियासत भी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ में अखिलेश यादव के घर के बाहर सपा नेता रणजीत सिंह ने बैनर लगाया। बैनर पर बुलडोजर को लेकर स्लोगन लिखा है। बैनर में लिखा है, सपा के राज में बुलडोजर जाएगा गैराज में। कुछ दिन पहले ही बीजेपी ऑफिस के बाहर मुस्लिम बीजेपी नेता ने पोस्टर लगाया था, जिसमें लिखा था, चरखे से क्रांति आई और बुलडोजर से शांति आई। इसके जवाब में आज सपा नेता ने बैनर लगाया, जिसमें बुलडोजर के गैराज में जाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और अपना दल एस के नेता आशीष पटेल पर लगे आरोपों का मामला अब गहराता जा रहा है। अपना दल कमेरावादी की नेता और साथी सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने इस मामले में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। पल्लवी ने आशीष पटेल के विभाग में अनियमितताओं का आरोप लगाया। राज्यपाल को सौंपे पत्र में आरोप है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा असंवैधानिक कार्रवाई करते हुए विभाग अध्यक्ष के पदोन्नति के माध्यम से भर दिए गए हैं, जो कि नियमानुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने थे। पल्लवी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की है। पल्लवी पटेल के आरोपों पर पलटवार करते हुए अनुप्रिया पटेल ने पलटवार किया और साथ ही अपना दल एस के खिलाफ साजिश हो रही है, ये कहना है अनुप्रिया पटेल का। हमारा संगठन साजिश का जवाब देगा और हर एक साजिश का जवाब देंगे, ये अनुप्रिया पटेल की तरफ से कहा गया। किसके इशारे पे ये सब किया जा रहा है, कहां से किया जा रहा है, ये अपना दल का एक एक कार्यकर्ता जानता है, अपना दल का एक एक समर्थक जानता है। और अगर किसी को भी ये गलतफहमी है कि आप अपना दल के किसी नेता, कार्यकर्ता, किसी प्रतिनिधि के खिलाफ कोई षड्यंत्र करके, कोई झूठे बेबुनियाद आरोप लगा के आप हमारी छवि को धूमिल कर सकते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है, ये होने वाला नहीं है। अपना दल को षड्यंत्रों का जवाब भी देना आता है और सामाजिक न्याय की
बात अपना दल ने हमेशा की है और हम लगातार करेंगे। कोई भी ये सोचे कि हम सामाजिक न्याय के विषय किसी षड्यंत्र से भयभीत होकर उठाना बंद कर देंगे तो ये नहीं होने वाला। यूपी सरकार में मंत्री और अपना दल के नेता आशीष पटेल का अपने ऊपर लगे आरोपों पर कहना है कि मामला जांच का विषय है और जांच के बाद में जो सामने आएगा वो साफ हो जाएगा। डीपीसी हुई, यम देवराज जी जैसे, जिन्हें उत्तर प्रदेश का आप लोग भी जानते हैं सबसे ईमानदार अधिकारी कहा जाता, उन्होंने डीपीसी की, मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है। वो डीपीसी की फाइल आई, मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा, मुख्यमंत्री कार्यालय से मुझे कुछ निर्देश प्राप्त हुआ, उसके आधार पर हमने सारे विभागों से कंसेंट लेकर के, अभिमत लेकर के हमने उसको डीपीसी कर दिया। तब ये तो सूचना विभाग का दायित्व है कि ये गलत हुई है डीपीसी या सही, इसका स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। दो ही चीज हो सकती है, या तो डीपीसी सही हुई है और या तो डीपीसी गलत हुई है। अगर डीपीसी सही हुई है तो उसका भी सूचना विभाग को स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। क्यों नहीं जारी कर रहा है सूचना विभाग स्पष्टीकरण? और गलत हुई है तो उसका भी स्पष्टीकरण जारी करे सूचना विभाग। और अब बात तालिबान के एक और तालिबानी फरमान की। तालिबानी हुकूमत ने अफगानिस्तान की महिलाओं की आजादी पर एक और शिकंजा कस दिया है। तालिबान सरकार की ओर से जो नई पाबंदी लगाई गई है उसके मुताबिक अब महिलाओं को घर की खिड़कियों से झांकना मना है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महिलाओं के लिए जेल बना अफगानिस्तान। पहले लड़कियों की स्कूली शिक्षा पर रोक, फिर महिलाओं को नौकरी करने पर प्रतिबंध, घर से बाहर महिलाओं की आवाज पर पाबंदी। अब महिलाओं को घर की खिड़की से झांकने पर भी रोक। तालिबानी हुकूमत में अफगान महिलाओं की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। शरिया कानून के मुताबिक अफगानिस्तान को चलाने वाली तालिबानी हुकूमत ने महिलाओं पर एक पाबंदी थोप दी है, घर की खिड़कियों से झांकने पर पाबंदी। तालिबानी हुकूमत चाहती है कि अफगान महिलाएं अपने घरों की खिड़कियों से बाहर न झांकें। इसीलिए अफगानिस्तान में भी नए बन रहे मकानों में खिड़कियां हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। तालिबान के सर्वोच्च नेता ने एक आदेश जारी कर आवासीय भवनों में खिड़कियों के निर्माण पर रोक लगा दी है, जिनसे ऐसी जगहों को देखा जा सके जहां अफगान महिलाएं आमतौर पर काम करती हैं या इकट्ठा होती हैं, जैसे आंगन, रसोई और कुएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान सरकार के प्रवक्ता की ओर से शनिवार देर रात जारी एक बयान के मुताबिक नई इमारतों में ऐसी खिड़कियां नहीं होनी चाहिए जिनसे आंगन, रसोई, पड़ोसी का कुआं या आमतौर पर महिलाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अन्य जगहों को देखा जा सके। सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए फरमान के मुताबिक रसोई, आंगन में काम करने वाली महिलाओं या कुओं से पानी भरती महिलाओं को देखना अश्लील कृत्य को जन्म दे सकता है। नगर निगम के अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों को निर्माण स्थलों की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी ऐसी खिड़की न बन सके जिससे पड़ोसी का घर दिखता हो। तालिबानी हुकूमत का ये फरमान सिर्फ नए बन रहे घरों पर लागू नहीं होता, बल्कि ऐसे घरों में भी जहां खिड़कियां पहले से मौजूद हैं, वहां प्रॉपर्टी मालिकों को पड़ोसियों को परेशानी से बचाने के लिए दीवारें बनाने या खिड़की को सील करने के लिए कहा गया है। तालिबानी हुकूमत ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया था। तभी से लगातार महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों से धीरे धीरे हटाने का अभियान जारी है। तालिबान अधिकारियों ने लड़की के लिए प्राथमिक शिक्षा के बाद की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है, रोजगार को प्रतिबंधित कर दिया है, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों तक उनकी पहुंच को ब्लॉक कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में एक कानून के तहत
महिलाओं को सार्वजनिक रूप से गाने या कविता पाठ करने से भी रोक दिया गया है। ये कानून उन्हें घर के बाहर अपनी आवाज और शरीर को ढकने के लिए कहता है। कुछ स्थानीय रेडियो और टेलीविजन स्टेशनों ने भी महिलाओं की आवाज का प्रसारण बंद कर दिया है। इसके बावजूद तालिबान प्रशासन का दावा है कि इस्लामी कानून अफगान पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों की गारंटी देता है। तालिबानी हुकूमत ने अब तक अफगान महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसमें महिलाओं की नौकरी पर रोक, तेज आवाज में कुरान पढ़ने पर रोक, घर के बाहर महिलाओं को जोर से बोलने पर रोक, सार्वजनिक जगहों पर चेहरा दिखाने पर रोक, महिलाओं को शरीर का कोई भी हिस्सा दिखाने पर रोक, महिलाओं को टाइट कपड़े पहनने पर रोक, गैर मर्दों के सामने बेपर्दा होने पर प्रतिबंध शामिल है। कुल मिलाकर अफगानिस्तान में महिलाओं को बोलने, देखने, पहनने और उठने बैठने तक पर भी प्रतिबंध लगा दी गई है। ऐसे में अब महिलाएं अपने घरों में कैद होकर रह गई हैं। अब घर की चार दीवारी में न सिर्फ महिलाओं की सांसें घुट रही हैं, बल्कि उनकी दुनिया उनके घर की चार दीवार तक सिमट कर रह गई है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस का मान बढ़ाया। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जन शिकायतों को समय रहते समाधान कर जनता को सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इसी सिलसिले में गौतम बुद्ध नगर के तीनों थानों ISO प्रमाण पत्र दिया गया उनको, और ये पुरस्कार थाना एक्सप्रेस वे, थाना बादलपुर और साथ ही थाना नॉलेज पार्क को दिया गया है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी मैनेजमेंट और साथ ही ऑफिस के कामकाज को लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने में सफल रहे हैं। और यूपी DGP ने कहा है कि इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल्स, ISO सर्टिफिकेशन के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल्स हैं उसके अनुरूप तैयार करवाया। सभी पुलिस कर्मियों को एक सघन प्रशिक्षण प्रदान कराया गया। उसके बाद इस संस्था द्वारा इसकी ऑडिटिंग की गई और ऑडिटिंग में मान्य पाए जाने पर आज 3 थानों को ये ISO 9001-2015 प्रोटोकॉल के अनुरूप सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक माइलस्टोन अचीवमेंट है, यानी हमारा कार्यालय का, थानों के कार्यालय का व्यवहार है, जो जनता की शिकायतों का समयबद्ध रूप से और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण का प्रकार है, और जो हमारे विधि स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप विवेचना करने, अनुसंधान करने का जो प्रकार पाया गया, उसको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप पाया गया है। गौतम बुद्ध नगर के 3 थानों, थाना एक्सप्रेस वे, थाना बादलपुर तथा थाना नॉलेज पार्क को इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी मैनेजमेंट एवं ऑफिस प्रोसीजर को जनमानस और पुलिस सेवाओं के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप मान्य पाए जाने पर ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रदान किया गया है। इस उपलब्धि को हासिल करके उत्तर प्रदेश पुलिस का मान बढ़ाने के लिए मैं पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह एवं उनके समस्त टीम को बधाई देता हूं।